नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। नियम 134 ए के तहत जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार गरीब परिवारों के बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होना शुरू हो गया है। बल्कि यूं कहूं कि अभिभावकों, बच्चों और उनके लिए संघर्ष कर रहे गुरुग्राम, रेवाड़ी सहित हरियाणा प्रदेश के अन्य जिले में कई वकीलों की लड़ाई अब कामयाबी की ओर बढ़ने लगी है। गुरुग्राम में सीनियर वकील कुलभूषण भारद्वाज ने लड़ाई का झंडा उठाया हुआ था, तो रेवाड़ी में कैलाश चंद एडवोकेट ने। तो इसी तरह अन्य जिले में भी कई वकील ही इन बच्चों के अभिभावक बनकर सामने आए और इनके संवैधानिक यानी मौलिक अधिकार की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ झंडा बुलंद किया और अब कामयाबी मिलती नजर आने लगी है। सूचना है कि गुरुग्राम में आज लगभग 150 बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूल में इस मेरिट लिस्ट के आधार पर हो गए हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आज हरियाणा सरकार ने अभिभावकों की लड़ाई के सामने बिल्कुल झुकने का निर्णय लिया और 24 तारीख जो अंतिम तिथि घोषित की गई थी एडमिशन की दृष्टि से, उसे 31 दिसंबर तक एक्सटेंड करने का ऐलान किया। बहरहाल 31 दिसंबर तक एक्सटेंड करने के निर्णय से अभिभावकों और बच्चों को बड़ी राहत मिली है, जबकि ऐसे वकील जो इनकी लड़ाई लगातार पिछले 1 माह से भी अधिक समय से लड़ रहे थे, उन्हें भी राहत मिली है और अब अगला कदम उनका क्या होगा यह आने वाला समय बताएगा। हालांकि इस मुद्दे पर हमने आज गुरुग्राम से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान कुलभूषण भारद्वाज से बातचीत की। आइए आपको सुनवाता हूं उन्होंने इस मुद्दे पर आज क्या कुछ कहा। हरियाणा में गुरुग्राम सहित सभी जिले में 134 ए रूल के तहत गरीब परिवारों के बच्चों के एडमिशन से संबंधित मुद्दा गरमाया हुआ है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलभूषण भारद्वाज जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान भी रहे हैं। कुलभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ड पर। आज आपका संघर्ष कितना कामयाब रहा? पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं जी। कि आपने, जो हम असहाय लोग थे, जो हम पीड़ित लोग थे, 134 ए के अंतर्गत जो हम विद्यालयों में दाखिले के लिए धक्के खा रहे थे, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारी पीड़ा को शासन और सरकार को दिखाया। उसका परिणाम ये रहा कि आज हमारे काफी बच्चों के एडमिशन जो है विद्यालय में हो गए। और जो 24 तारीख आज लास्ट डेट थी, उस डेट को भी बढ़ाकर 31 तारीख कर दिया गया है। अच्छा, तो आपका आभार है जी। नहीं, आभार तो आपका संघर्ष कामयाब रहा, मजबूती रही और जनहित के मुद्दे को उठाना हमेशा हमारा धर्म और कर्तव्य है एक पत्रकार के रूप में। इसलिए द पब्लिक वर्ल्ड हमेशा इस प्रकार के इशू में आपके साथ खड़ा मिलेगा। आज जो कामयाबी आपको मिली, लगभग कितने बच्चों के एडमिशन हो पाए हैं? लगभग 150 के लगभग जानकारी जो है वो जी कि 150 के लगभग बच्चों के एडमिशन हो गए जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या अब, क्योंकि डेट भी संभवतः एक्सटेंड कर दिया गया है? जी बिल्कुल, 31 तारीख तक बढ़ा दी है डेट जो है। ये तो बड़ी कामयाबी और बड़ी राहत मुझे लगता है अभिभावकों को और बच्चों की दृष्टि से ये बड़ी राहत मिली। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और बिल्कुल लगता है आप लोगों की जो लड़ाई है वो अब बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है और अंजाम तक आप निश्चित रूप से पहुंचेंगे, ऐसा संकेत लग रहा है। तो ये जो स्टेप्स, ये जो डेवलपमेंट है, अब नेक्स्ट आप कल क्या प्रोविजन होगा? क्या और अभिभावक कल अपना एडमिशन लेने के लिए बच्चों को लेकर जाएंगे स्कूल्स में, या कुछ कदम उठाने वाले हैं? निश्चित रूप से जो बच्चे बच गए हैं हमारे जी, उन बच्चों का भी एडमिशन, उनका दाखिला स्कूल में हो, ऐसा हम सब प्रयास कर रहे हैं। और लगातार हम संपर्क में हैं
जो अभिभावकगण हैं उनसे संपर्क में भी हैं और जो विद्यालय हैं उनके संपर्क में भी हम हैं। जी, अच्छा, हमारी जो कमेटी बनी हुई है जी, वो लगातार प्रयास कर रही है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो डीईओ को समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उनसे आपको कॉपरेशन मिल रहा है, अभिभावकों को कॉपरेशन मिल रहा है उनसे? हाँ, निश्चित रूप से जो मैडम बोकन मैडम है डीओ जो है यहाँ पर, जी, उन्होंने ये कहा है कि मैं आप लोगों के बच्चों के दाखिले के लिए आधी रात को भी तैयार हूँ। अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई जानकारी मुझसे चाहिए तो मैं वो जानकारी भी आपको दूंगी जी, और मैं आपका सहयोग भी करूंगी। जी। इस मामले में क्या चंडीगढ़ मुख्यालय में कोई ऐसी बैठक या कुछ इस प्रकार का निर्णय, क्या ये जो डेट एक्सटेंड करने का सॉरी निर्णय लिया गया, ये क्या मुख्यालय से निर्देश आया इनके पास? जी, पंचकुला से आदेश आए हैं ये। अच्छा, पंचकुला से पत्र जो है जारी हुआ है अच्छा, और उस पत्र के माध्यम से हमारे को भी वो पत्र हमें भी मिला है जी, कि डेट भी बढ़ा दी है, उसके अंदर 31 तारीख कर दी गई है जी, और स्कूल जो है उनको भी सख्त निर्देश शासन और प्रशासन की तरफ से हुए हैं। जी। तो इसका मतलब है कि सरकार अब सक्रिय हो गई है, और उनको लगता है कि ये बहुत छिछालेदार उनकी हो चुकी है और सक्रिय नहीं होंगे तो शायद उनकी राजनीति के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से पूरे हरियाणा के अंदर जो हम 134A के अंतर्गत परिवार है, परिजन है, जी, अभिभावकगण है, हम लोगों ने ये संकल्प लिया था, तय किया था जी, कि अगर हमारी पीड़ा पर सरकार, शासन और प्रशासन ने मरहम नहीं लगाई तो आगामी होने वाले 2024 के चुनाव के अंदर हम इन लोगों को अपनी वोट के चोट के आधार पर सबक सिखाएंगे। जी। दूसरा, जो अभिभावकों से बातचीत के आधार पर कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं कि जिन बच्चों के पिछले वर्षों में, इस 2 वर्ष से पीछे के वर्षों में जिन बच्चों के एडमिशन इस नियम के तहत हुए हैं, तो वो एडमिशन लेने के बाद भी स्कूल प्रबंधन की ऐसी कोशिश रहती है अनैतिक कि इनको इतना परेशान करो कि ये खुद ही स्कूल छोड़कर चले जाएं। हाँ, कुछ लोग ऐसे कुछ जी, विद्यालय ऐसे हैं जो इस प्रकार की दुस्साहस करते हैं। जी, बाकी जो और विद्यालय हैं वो सामान्यतः जो है बड़े अच्छे तरीके से और जो बच्चों को दाखिला मिला है उनको जो है उनका व्यवहार उनके प्रति अच्छा रहता है। जी। और दूसरा कि जैसे अभिभावकों की ये शिकायत भी रहती है कि स्कूल में एडमिशन होने के बाद अगर वो संभव है कि किसी ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं मगर स्कूल प्रबंधन उनको बस की सुविधा देने से मना कर देता है कि जहां बच्चे आपके हैं वहां हमारी बस नहीं जा सकती है। क्या इसको लेकर आप ने कोई प्रशासन से कोई बातचीत की, डीओ से बातचीत की है कि बाद के समय में बच्चों को ऐसी दिक्कत नहीं आए? हाँ, निश्चित रूप से हम जो है लगातार प्रयास यही कर रहे हैं हमारी कमेटी जी, कि जो हमारे बच्चे हैं उनको जो स्कूल ने सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं जी, वो सारी सुविधाएं हमें मिले जी, और अगर उन सुविधाओं को लेकर कहीं पर कोई किंतु परंतु है तो जी, हम उसकी बात को भी अभी डीओ साहिबा के सामने रखेंगे, जी, क्योंकि माननीय उपायुक्त महोदय ने डीओ साहिबा को जो है उसके अंदर समन्वय के लिए अधिकारी नियुक्त किया है। जी। दूसरा ये जो फी का मसला है, फी रीइंबर्समेंट का मसला है 7 वर्षों से, जिस प्रकार के जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि 7 वर्षों से उनके फी रीइंबर्समेंट नहीं हुए हैं। इसको लेकर क्या आप एक वरिष्ठ वकील हैं और बहुत सारे ऐसे सामाजिक इस तरह के मुद्दों में आपने मध्यस्थता निभाई है पिछले वर्षों में, ये इतिहास बिल्कुल साक्षी है इस शहर का, और एक पत्रकार के रूप में मैं बिल्कुल आपकी भूमिका को मैं जानता हूं और समझता हूं। तो क्या इस प्रकार की जो इशू हैं विवादित ऐसे, उसमें उसको हल कराने की दृष्टि से जिससे कि बच्चों को दिक्कत नहीं आए शिक्षा प्राप्त करने में, तो क्या आपकी ओर से कोई इस प्रकार की मध्यस्थता की ऐसी कोशिश होगी क्या आने वाले समय में? निश्चित रूप से जो विद्यालय है, जो विद्यालय का शासन प्रशासन है जी, और जो अभिभावकगण है, हम उसके अंदर एक मध्यस्थता का काम करेंगे कि किसी प्रकार की जो कठिनाई है वो दूर हो जी, और अगर कोई किसी प्रकार की एक दूसरे से गिला शिकवा है उसका हम बैठकर समाधान बच्चों के भविष्य को देखते हुए कैसे कर सकते हैं जी, वो हम करने का प्रयास करेंगे। जी। मतलब मेरा मतलब है कि इन फ्यूचर आने वाले समय में अगर इन बच्चों को एडमिशन हो भी जाते हैं और बाद के समय में अगर किसी ऐसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह सरकार और स्कूल प्रबंधन के बीच के विवाद के कारण से ही क्यों ना हो, तो उस वक्त फिर आप अपनी सेवा या आप अपनी मध्यस्थता की दृष्टि से उस वक्त अवेलेबल होंगे? क्या इस प्रकार का कोई ऐसा फोरम आप बनाने की दिशा में हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी हमने तय किया है जी, कि जो अभिभावकगण है और जो स्कूल का प्रशासन है उसके बीच में जो तालमेल का अभाव हो जाता है
जी उस कारण से कठिनाइयां उत्पन्न होती है। जी तो मैं तो गुरुग्राम के अंदर कोई भी साथी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, किसी भी जरूरतमंद को कोई कानूनी सहायता या किसी अन्य प्रकार की कोई भी सहायता मेरे माध्यम से अगर लेना चाहे जी तो मैं उनके लिए 24 घंटे, मैं और मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। जी बिल्कुल नहीं। आप आपकी जो संघर्ष की गाथा है बड़ी लंबी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बहुत साक्षी रहा हूँ आपके संघर्ष का, और इस लड़ाई में भी आप बिल्कुल आपने नेतृत्व प्रदान किया और बिल्कुल मजबूती के साथ आप खड़े हैं। और सरकार के खिलाफ बोलना आज की तारीख में एक बहुत बहुत बड़ा इशू है, और साहस चाहिए उसके लिए। तो इस प्रकार का दुस्साहस आपने किया है, तो ये बात समझ में आ सकती है कि भविष्य में भी आप इन अभिभावकों के लिए, बच्चों की लड़ाई के लिए आप उपलब्ध रहेंगे। कुलभूषण जी, आप कहीं जा रहे हैं और आप बिल्कुल अपने व्हीकल से, अपनी गाड़ी से, कार से ही आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ड की ओर से। और हम आश्वस्त आपको करते हैं कि जब भी आप जनहित के मुद्दे को उठाएंगे, हमेशा द पब्लिक वर्ड का आपको साथ मिलता रहेगा। धन्यवाद आपका कुलभूषण, शुक्रिया बहुत बहुत सुभाष, धन्यवाद। आपका भी आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए रेवाड़ी से एडवोकेट कैलाश चंद भी जुड़ गए हैं। कैलाश चंद जी ने आज विस्तार से वहां की स्थिति को बयां किया, और आज भी उन्हें लगातार पिछले 3 दिनों से जारी वही तरीका अपनाना पड़ा, जिसमें बच्चों को उन्होंने आज रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने ही स्कूल लगाने के लिए बैठा दिया। सभी बच्चे वहीं बैठकर अपना स्टडी करने लगे। इस प्रकार के हालात से आखिर प्रशासन दबाव में आया और डिप्टी कमिश्नर साहब हरकत में आए। उन्होंने डीईओ को बुलाकर तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेने और सभी बच्चों का एडमिशन इंश्योर करने की दृष्टि से सक्रिय होने का आदेश दिया। उनसे ये भी कहा गया कि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को बस भी स्कूल उसके संबंधित कॉलोनी तक मुहैया कराए, अन्यथा स्कूल प्रबंधन बच्चों को एडमिशन लेने के बाद भी अनावश्यक या अनैतिक तरीके से परेशान कर उन्हें स्कूल से बाहर जाने को मजबूर कर देते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं कि कैलाश चंद एडवोकेट की आज क्या बातचीत हुई डिप्टी कमिश्नर से, और चंडीगढ़ मुख्यालय से उनके पास क्या संदेश आया और कैसे वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कैलाश चंद जी, आपका द पब्लिक वर्ड पर आज एक बार फिर स्वागत है। और हम कल भी मिले थे नियम 134 ए के मामले को लेकर। लगातार आपका संघर्ष जारी है इस मुद्दे को लेकर, बच्चों को मौलिक अधिकार दिलाने की दृष्टि से, और एक बार फिर हम मिल रहे हैं। आज क्या आउटपुट सामने आया? क्या आपका संघर्ष कुछ आंशिक तौर पर भी कुछ कामयाब रहा आज? देखिएगा, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा जी, काफी दिनों से अभिभावक जो है 134 ए के लिए अपने बच्चों के दाखिले के लिए पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं जी। मैं जिला रेवाड़ी में भी इसके लिए कार्य कर रहा हूँ फिलहाल। तो हम देख रहे थे कि जिला शिक्षा अधिकारी दिन प्रतिदिन दिल्ली आके जिला तो आज उपायुक्त महोदय छुट्टियों से काफी देर बाद आए हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई। जिला शिक्षा अधिकारियों को उपायुक्त ने बुला लिया और उसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारियों को भी कार्यालय में बुला लिया। उसके बाद में हमारे सामने उपायुक्त महोदय ने चंडीगढ़ बात की उस अधिकारियों से। उन्होंने बताया कि आज स्पेशल 134 के लिए मीटिंग चल रही है और शाम तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट जरूर मिल जाएगी। अच्छा। दूसरा, इंश्योर किया कि मैं इन बच्चों का दाखिला कराने की पूरी कोशिश करूंगा और जो सरकार के निर्देश होंगे स्कूलों को मानने पड़ेंगे। अच्छा। इसके साथ ही उपायुक्त महोदय ने एक चीज और उनके सामने हमने रखी थी कि काफी सालों से जो बच्चे 134 से पढ़ रहे हैं उन बच्चों को निजी स्कूल वाले बस ट्रांसपोर्ट वगैरह देते नहीं है, जबकि वो पेरेंट्स अपने बच्चों के ट्रांसपोर्ट का खर्चा देने को तैयार हैं। परंतु स्कूलों का मकसद होता है कि इन बच्चों को किसी प्रकार से परेशान किया जाए। तो उस पर उपायुक्त महोदय ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश कर दिए हैं कि आप इन स्कूलों को ऊपर सख्ताई करें। कोई भी स्कूल किसी बच्चे को बस देने के लिए मना करता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे जरूर। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि अगर बच्चे का एडमिशन ये लोग ले भी लेते हैं किसी प्रशासनिक दबाव में या आप लोगों के संघर्ष के दबाव में,
तो बाद में भी बच्चों को ये परेशान करते हैं कि ये किसी तरह स्कूल छोड़कर चले जाएं। हाँ, इन स्कूल निजी स्कूलों का मकसद ये होता है कि ये ना तो इनका हम दाखिला करें और सरकार के दबाव से या अभिभावकों के संघर्ष के दबाव से ये दाखिला कर भी लेते हैं, तो इनका मकसद यही रहता है कि किसी न किसी प्रकार से जी 34 को हटाने की बात इसीलिए करते हैं। जी, आपकी आवाज थोड़ी, लगता है नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी और बीच में इंटरप्ट होती है आवाज आपकी। तो जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जी। तो इसमें आज जो है, एक तो ये बात आपको आश्वासन मिल गया कि इन बच्चों की एडमिशन्स होंगे। अभी तक कुछ बच्चों की एडमिशन रेवाड़ी में हुए हैं क्या? कुछ आपके पास है इंफॉर्मेशन इस संबंध में? आज की जो ताजा अपडेट है, जी। खाली रेवाड़ी नहीं, पूरे प्रदेश में लगभग सभी जिलों में 5 या 7% बच्चों के दाखिले हुए हैं। अच्छा, ये सूचना मिली है। अच्छा, तो चलिए, ये तो एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है और आप लोगों का जो लड़ाई है आपकी, वो कामयाब होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अच्छा, और चंडीगढ़ मुख्यालय से क्या कुछ कोई सूचना आपको, जैसे क्योंकि आज तो 24 दिसंबर है और आज अंतिम तिथि थी एडमिशन की दृष्टि से, क्या इसको एक्सटेंड करने को लेकर कोई निर्णय लिया गया है? कोई संकेत आपके पास? देखिएगा, जो चंडीगढ़ मुख्यालय से जो आश्वासन या सूचना जो मिली जी, है हमें, ये मिली है कि जिन बच्चों के अब तक दाखिले नहीं हुए हैं, जिनके क्या किसी का भी लगभग दाखिले नहीं हुए थे, जी, उनकी डेट जो 24 से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। और कल मुख्यमंत्री ने करनाल के अंदर ये आश्वासन दिया था लोगों को, जी, जब हमारे पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले, तो उन्होंने कहा था 26 को मैं मीटिंग बुला रहा हूँ जी। और जल्दी ही इसके ऊपर विशेष निर्णय लिया जाएगा। और अच्छा, आज जैसे हमें उपायुक्त महोदय के माध्यम से पता चला कि वो मीटिंग आज ही ली जा रही है और उस पर पॉजिटिव रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। तो अच्छा। उसमें हमें विश्वास है शायद सरकार इस पे अच्छा स्टेप उठाएगी और इन बच्चों के दाखिले कराएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अंततः ये बच्चे भी तो इस प्रदेश के, और इनके माता-पिता भी तो इसी प्रदेश के मतदाता हैं और उनकी राजनीति भी तो बुरी तरह प्रभावित होगी अगर इन बच्चों को मौलिक अधिकार नहीं मिलता है, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता है, इनका एडमिशन नहीं होता है। तो बिल्कुल इस तो आपको लगता है कि ये सरकार की, जो वर्तमान सरकार है मनोहर लाल सरकार, उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है बच्चों का एडमिशन कराना? देखिएगा, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जी, कि कोई भी बच्चा अगर किसी शिक्षा से वंचित होता जी, है, तो हमारे यहाँ संविधान में क्लियर उसका मौलिक अधिकार है। जी। अगर वो मौलिक अधिकार से वंचित हो रहा है वो बच्चा, तो ये एक सरकार के लिए एक बहुत शर्म की बात है। सरकार जब शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो आम गरीब आदमी के लिए क्या कर सकती है? जी, क्योंकि ये बच्चे जो है देश का भविष्य है, तो सरकार को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं देती है और माफियाओं के साथ में गठजोड़ करती है, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। जी। आखिर इतनी, इस तरह के एक, मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रशासनिक और बहुत ही सामान्य इशू था, बच्चों का टेस्ट लेना और एडमिशन टेस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाना और उसके आधार पर बच्चों का एडमिशन कराना। ये इतनी एक सामान्य प्रक्रिया को भी इतना विवादित कर दिया जाता है और ऐसी छिछालेदार सरकार की होती है। आखिर सरकार इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होने देती है? देखिएगा, मैं इसमें स्पष्ट करना ये चाहूंगा जी, कि सरकार इन स्कूलों के दबाव में रहती है, क्योंकि जितने हैं उन रैलियों के अंदर स्कूल बसों को लेते हैं, जी, दबाव मान के लेते हैं और उस दबाव के कारण ये उन निजी स्कूलों को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, क्योंकि दूसरी चीज और भी बताना चाहूंगा, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, या तो राजनेताओं के खुद के हैं या फिर उनके किसी रिश्तेदारों के हैं हम्म, या जो उच्च अधिकारी है उनके किसी सगे संबंधियों के, इसलिए इन स्कूलों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती और ये जो है कानून के भी खिलाफ है और मानवता के भी खिलाफ। जी। मतलब आपका कहना ये है कि क्योंकि राजनेताओं के शहर हैं या राजनेताओं के स्कूल हैं या ब्यूरोक्रेट्स के स्कूल हैं या फिर ऑफ द रिकॉर्ड अनैतिक एक प्रकार का गठबंधन भी चलता है, तो उसकी जो काली छाया है वो हरियाणा के गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। खाली हरियाणा के नहीं, मैं काफी समय से देख रहे हैं कि जी, पूरे देश के अंदर ये समस्या है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का बंटाधार किया जा रहा है। एक समय था जब सुदामा और कृष्ण एक गुरुकुल के अंदर एक छत के नीचे पढ़ते थे, परंतु जो आज का जो समय है वो एक अमीर के लिए अलग हो गया और गरीब के लिए अलग, जी, यानी एक जैसे जाति भेदभाव होता है, इसी प्रकार से ये शिक्षा के अंदर गरीब अमीर का भेदभाव। जी। मगर ये तो
सर्व समाज की बात करते हैं और जो अभी वर्तमान में हरियाणा में सरकार है या फिर केंद्र में भी सरकार है, तो ये तो हमेशा हिंदू माइथोलॉजी को एडॉप्ट करने और उसको फॉलो करने का दावा ठोकते हैं। और आपने जैसा उदाहरण आज अभी सुदामा और कृष्ण का दिया, तो इनको तो अक्षरशः उसी थ्योरी पर और उसी फॉर्मूला पर अमल करना चाहिए। देखिए, ग्राउंड लेवल पे सरकार कुछ करती है, परंतु दिखावे के लिए कागजों में, अखबारों में कुछ और करती है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो ये अखबारों में ये जो न्यूज में देती है, अपनी छाप छोड़ती है सरकार की हम अच्छा कर रहे हैं, उसको ग्राउंड पे भी करे तो एक मानवता का भी काम होगा और समाज में अच्छी छाप जाएगी। जी। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे अभी आपको आश्वासन अगर दिया और 31 तक ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया है डेट ऑफ एडमिशन का, तो अब कल आप क्या स्टेप उठाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या क्या होगा आगे? क्या अभिभावकों को फिर कल से आप फिर कोशिश करेंगे, स्कूल के दरवाजे खटखटाएंगे एडमिशन की दृष्टि से, या फिर आप जिला प्रशासन की ओर से आने वाले संकेत का इंतजार करेंगे? देखिएगा, इसमें हमने निर्णय लिया है पूरे प्रदेश लेवल के। मैंने अपने जो नुमाइंदे हैं उनको मैसेज कर दिया है कि सीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है कि हम 26 तारीख को कुछ विशेष निर्णय लेंगे, तो 26 तारीख तक हम उनका वेट करेंगे। उसके उपरांत इस आंदोलन को काफी उग्रता के साथ उठाएंगे और प्रत्येक बच्चे को दाखिले के लिए वंचित नहीं होने देंगे, चाहे हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े या आंदोलन को और प्रक्रिया अपनानी पड़े। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी आप इंतजार करेंगे कि मुख्यालय से या फिर मुख्यमंत्री की ओर से बैठक के बाद क्या वो संकेत देते हैं, क्या निर्णय देते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्रेटजी उसका खुलासा करेंगे या फिर आप अपना कदम और आगे बढ़ाएंगे? हाँ, बिल्कुल, उसके बाद में जैसा भी उचित लगेगा, जो सभी पदाधिकारी जिले वाइज है, वो जो निर्णय करेंगे वो उसके हिसाब से चलेंगे और न्यायालय जाना है न्यायालय जाएंगे और जो कदम उठाना है क्रांतिकारी बनना पड़ेगा तो वो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, लेकिन एक एक सवाल कैलाश चंद जी और बड़ा अहम है कि जो पिछले दिनों ये बात आई थी कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने एडमिशन लेने से मना किया और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि पिछले 7 वर्षों के जो रीएम्बर्समेंट हैं फी की दृष्टि से, जिन बच्चों के एडमिशन हुए हैं इस नियम के तहत, वो फी रीएम्बर्समेंट अब तक 7 वर्षों से नहीं हुए हैं, तो उसकी वो मांग कर रहे हैं जो लंबित है। तो ये कितना सही है, कितना तथ्यात्मक है, क्योंकि आप इस विषय में काफी खोजबीन कर रहे हैं? क्या क्या जानकारी है आपके पास इस संबंध में? देखिएगा, साल 2014 के अंदर सीडब्ल्यूपी 4925 के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि 134 ये वैलिड है और इसको दाखिले कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जी। और कोई फीस का मामला है तो सरकार और स्कूल आपस में लड़े, परंतु बच्चों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। जी। तो उसके हिसाब से तो निजी स्कूलों को दाखिला के लिए मना करना ही नहीं चाहिए, परंतु सरकार ने उसके बाद में कुछ स्कूलों को रिम्बर्समेंट देने का अपना वादा किया या देना शुरू किया। कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, सरकार ने आज भी जो वेबसाइट है शिक्षा विभाग की, उस पर पट्टी चलाई हुई है कि जिन स्कूलों को रिम्बर्समेंट चाहिए वो आवेदन ऑनलाइन करें। जी। परंतु ये निजी स्कूल उस रिम्बर्समेंट को मेरे हिसाब से लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि मुझे शायद शक इस तरह है कि ये इनको डर है कि सरकार से 134 का पैसा ले लिया तो सरकार हमारे स्कूलों की ऑडिट करेगी और शायद हो सकता है उन्होंने कोई गोलमाल कर रखा हो तो उसका उजागर हो जाएगा, इसलिए शायद वो लेना नहीं चाहते और उस मुद्दे को बनाए रखना चाहते। तो फिर इस प्रकार के बयान जो एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वो फिर इस प्रकार के बयान क्यों जारी करती है कि 7 वर्षों से उनके रीएम्बर्समेंट जो है नहीं किए गए हैं, वो लंबित हैं? ये आम जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, ये बयान जारी कर। जी। अच्छा, इस तरह के द्व्यर्थी मैसेज देकर वो लोगों को केवल भ्रमित करना चाह रहे हैं कि सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। मगर सरकार की ओर से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जाती, खास करके शिक्षा मंत्री की ओर से या शिक्षा विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी की ओर से, मुख्यालय की ओर से? वो क्यों साइलेंट हैं इस मुद्दे पर? क्या क्या आपका विश्लेषण क्या कहता है इसमें? मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जितने भी निजी स्कूल हैं या तो राजनेताओं के खुद के हैं या अधिकारियों के किसी मिलने वालों के हैं, इसलिए सरकार इस मामले को जनता से गुमराह सरकार भी करना चाह रही है और निजी स्कूल तो करते आ ही रहे हैं, तो इसीलिए गुमराह आम जनता को करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, धन्यवाद आपका कैलाश चंद जी, और हमारा साथ हमेशा आपके रहेगा जनहित के मुद्दे को लेकर, और आप जिस तरह से सक्रिय हैं, बिल्कुल हमारी शुभकामना हमेशा आपके साथ है। द पब्लिक वर्ल्ड पर हम हमेशा जनहित के इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे, तब तक जब तक कि आप अंजाम तक इस लड़ाई को
न पहुंचा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। रूल 134 ए के तहत हरियाणा सरकार ने 10% बच्चों, गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स में सीट्स आरक्षित करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि 6 माह की अवधि में अगर वो विधानसभा से कानून नहीं बनाया जाए तो उस नोटिफिकेशन स्वतः ही नल एंड वॉइड हो जाता है। लेकिन उसी नोटिफिकेशन के आधार पर ही इस बार भी फॉर्म निकाले गए और एप्लीकेशन लिए गए, एडमिशन टेस्ट भी कराए गए, मेरिट लिस्ट भी जारी की गई। पिछले 2 वर्ष में इस नियम के तहत किसी भी गरीब बच्चे का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में हरियाणा में नहीं हुआ था। 2 वर्ष बाद यह मामला सामने आया था और फिर प्राइवेट स्कूल्स लगातार पिछले 15 दिसंबर से एडमिशन लेने से आनाकानी करते रहे और स्कूल और सरकार के बीच का विवाद, उसकी काली छाया बच्चों पर पड़ती रही, उसके भविष्य को कुंद करने की दिशा में ये संकेत दिखाते रहे। लेकिन वकीलों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की और वो लगातार प्रशासन से वार्तालाप करते रहे, आंदोलन करते रहे, धरना और प्रदर्शन भी उन्होंने जारी रखा, जिसका नतीजा आज सामने आया कि अब एडमिशन की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जो बड़ी राहत की खबर है। दूसरी तरफ आज से ही कई जिले में प्राइवेट स्कूल्स ने बच्चों की एडमिशन भी लेने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि जानकारी मिली है गुरुग्राम से, रेवाड़ी से भी और दूसरे अन्य जिलों से। इससे अब उम्मीद बंधी है कि अभिभावकों की लड़ाई अब अंजाम तक पहुंचेगी और उनके बच्चों को अपने सपने साकार करने का मौका उनको मिलेगा। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही और देश एवं दुनिया की अन्य खबरों की दृष्टि से देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।